नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल F2R स्टडी जोन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही गंभीर टॉपिक पर बात करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है विषुवत रेखा। और मैं यह वादा करता हूं कि यदि मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, तो एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए जो विषुवत रेखा से क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें नहीं छूटेगा। इसलिए आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो केवल एक सब्सक्राइब लाइक निश्चित कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है विषुवत रेखा, जिन्हें हम इक्वेटर इंग्लिश में कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो ये विषुवत रेखा है यह आखिर है क्या। तो देखिए, यहाँ पर हमने विषुवत रेखा का परिभाषा केवल लिखा है। जो किताबी परिभाषा है यानी समझने के लिए वो मैंने लिखा है। इसको मैं अभी समझाता हूँ आपको। वह काल्पनिक रेखा मैंने लिखा है, वह काल्पनिक रेखा जो धरती को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। यानी वह काल्पनिक रेखा, काल्पनिक का मतलब है कि किसी के द्वारा मान लिया गया हो वह रेखा। यानी काल्पनिक का तात्पर्य आप समझते होंगे, शायद मुझे लगता हो, इतनी तो आपके अंदर समझ होगी ही। तो वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो पार्ट में डिवाइड करता हो। यानी समझिए, जो हम पृथ्वी का तुलना करते हैं एक संतरा से, तो संतरा और संतरा के बीचों बीच आप एक रेखा बना दीजिए। ऐसे तो संतरा पे कोई रेखा होता नहीं है, इस मार्कर के माध्यम से आप संतरा के बीचों बीच एक रेखा बना दीजिए, वही रेखा आपका इक्वेटर हो जाएगा। यानी संतरा के बीचों बीच में जो आप रेखा बनाएंगे वो ऐसा रेखा होना चाहिए जो संतरा को इक्वली टू पार्ट में डिवाइड करे, वही इक्वेटर है। और वो उसी के संदर्भ में हमें यहाँ समझना है कि उसी काल्पनिक रेखा को हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। वास्तव में पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा मौजूद नहीं है। पृथ्वी के जो प्रतिरूप है यानी ग्लोब, उस पर जो भूगोलविद है उन्होंने काल्पनिक रेखा खींच दिया। ऐसा खींचा क्यों? मौसम के विभाजन के लिए, जलवायु के विभाजन के लिए उस रेखा को भूगोलविदों ने खींच दिया और उसे जलवायु का निर्धारण होने लगा कि किस जगह पर गर्मी पड़ेगा या ना पड़ेगा। इस प्रकार की उनके इस रेखा को खींचने के पीछे सोच थी। तो आइए हम विषुवत रेखा के कुछ जो गुण कहे या विषुवत रेखा का जो महत्वपूर्ण बिंदु का है उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो यह विषुवत रेखा है यह पूरे पृथ्वी से 13 देशों से होकर गुजरती है। यानी विषुवत रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। वह देश कौन कौन है? तो आइए, जो प्रमुख देश है मैं उसकी बात पहले करता हूँ। इक्वाडोर, यानी इक्वाडोर से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। ब्राजील से होकर के गुजरती है। इंडोनेशिया से किरिबाती, युगांडा, कोलंबिया, केन्या, मालदीव, सोमालिया, कांगो, गैबान, कांगो गणराज्य और साओ टोम से होकर के गुजरती है। यानी यहाँ पे जो हमने देश बताए हैं इन्हीं देशों से होकर के विषुवत रेखा हमारे पृथ्वी पर गुजरती है। यानी यह जो देश है ये सभी विषुवत रेखा के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम आपको कुछ और बातें बताते हैं विषुवत रेखा के बारे में। अब आपने जान लिया कि विषुवत रेखा 13 देशों से होकर के गुजरती है। उन 13 देशों का नाम भी आपने देख लिया, इसे याद करने की आवश्यकता है। इसे 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। यानी जो विषुवत रेखा है, यहाँ पर हमने एक विषुवत रेखा का डायग्राम बनाया है, जो हमारा पृथ्वी का एक मॉडल हम बनाए हैं, प्रतिरूप, और इसके बीचों बीच से एक हम काल्पनिक रेखा हम खींच लिए हैं। इसी को हम लोग भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। दैट मीन्स इक्वेटर, जो पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांट रही है। आप देख रहे हैं, एक ये वाला भाग, एक ये वाला भाग। इस वाले भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध, इस वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, जो आगे अक्षांश को समझने में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और धरती के जो रोटेशन है, घूर्णन है, उसे भी समझने के लिए उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, जो हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये विषुवत रेखा हमारे धरती को 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करती है। ये हमारा हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध का अर्थ ही होता है 2 बराबर भागों में बटा हुआ हिस्सा। अब देखिए, इसको दक्षिणी गोलार्ध हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यह दक्षिणी जो ध्रुव है, साउथ पोल, उसके निकट में है, यानी उस साइड के एरिया में है। और इसे उत्तरी गोलार्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि यह उत्तरी ध्रुव के तरफ है, जो हम यहाँ पर N और S लिखे हैं। अब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखते हैं, इसे 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं।
यानी इसे 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। अक्षांश की चर्चा हम लोग किसी दूसरे वीडियो में करेंगे, और इसे क्यों 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। यह बृहत वृत्त पृथ्वी पर बनाता है, यानी जो यह विषुवत रेखा है जिन्हें हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, यह वृत्त बनाता है। सर्कल, सर्कल मतलब समझ रहे हैं। मान लीजिए धरती है, इसका हम 2D हमारे पास डायग्राम है, ये इसके पीछे से भी गया होगा, इसके ये जो धरती है इसके पीछे से भी गया होगा। ऐसा कल्पना कीजिए जो रेखा है इसके पीछे से भी गया होगा, यानी आप संतरा पर जैसे ही बीचों बीच से लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो लाइन तो चारों तरफ गया होगा, यानी वृत्त की तरह हुआ होगा। इसलिए इसे बृहत वृत्त कहते हैं, क्योंकि धरती बीच में, धरती यानी ग्लोब को देखिएगा तो धरती क्या होता है, बीच में थोड़ा उभरा हुआ है, यानी और किसी दूसरे अक्षांश की अपेक्षा जो यह सर्कल बनाएगा वो सभी अक्षांशों से बड़ा होता है, इसलिए इसे बृहत वृत्त कहते हैं, बड़ा वृत्त कहते हैं। इस रेखा पर दिन और रात बराबर होता है, यानी जो विषुवत रेखा है, जो भी देश, ये विषुवत रेखा इस प्रकार से इन सभी देशों से होकर के गुजरती है, इन सभी देशों पर दिन और रात बिल्कुल समान होंगे, यानी 12 घंटा का दिन 12 घंटा का रात। जैसे जो देश या जो क्षेत्र विषुवत रेखा के पास नहीं है या उससे दूर है, वहां पर आप मिलाइएगा तो दिन 13 घंटा का हो सकता है, रात 12 या रात उससे कम हो जाएगा, 24 में से 13 घंटा 11 घंटा का हो जाएगा। इस प्रकार से व्यवस्था है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग ठंड के मौसम में अक्सर ये देखते हैं कि दिन थोड़ा छोटा होता है, रात थोड़ा बड़ा होता है, जबकि विषुवत रेखा वाले देश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठंडा का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो या जो भी मौसम, जितने घंटे का रात उतने घंटे का दिन। जबकि जो देश विषुवत रेखा या जो क्षेत्र विषुवत रेखा के निकट या उसके आसपास में नहीं है, विषुवत रेखा पर नहीं है, उस देश में आप अक्सर देखिएगा तो गर्मी में दिन बड़ा हो जाता है, रात छोटा, जबकि ठंडा में यही उल्टा होता है, क्योंकि वह क्षेत्र विषुवत रेखा के पास नहीं पहुंचता है। दूसरी बात, इस क्षेत्र में गर्मी भी बहुत अधिक पड़ती है, गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, इसलिए इन क्षेत्रों के जो देश के लोग हैं ना थोड़े काले रंग के होते हैं, क्योंकि विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होता है और इस रेखा पर सबसे न्यूनतम तापांतर होता है, मतलब तापमान हमेशा एक समान ही रहता है और गर्मी सर्वाधिक रहती है। अब गर्मी सर्वाधिक रहने के पीछे कारण है, क्योंकि जो सूर्य की प्रकाश है, आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे, यहाँ पर एक हम शॉर्ट वीडियो बनाए हैं स्पेशली भूमध्य रेखा के लिए, यानी जो सूर्य का रोशनी है वो सीधा सीधा इन रेखाओं पर पड़ता है, सीधा। अब आप सोच सकते हैं कि कोई भी चीज़, जैसे टॉर्च को आप जलाते हैं, टॉर्च को, तो टॉर्च का जो रोशनी जिस जगह पर सीधा जाता है उस जगह पर आप देखिएगा तो थोड़ा ज़्यादा रोशनी प्राप्त होता है, थोड़ा ज़्यादा रोशनी प्राप्त होता है। और जिन क्षेत्रों में टॉर्च का रोशनी सीधा नहीं प्राप्त होता उन क्षेत्रों में थोड़ा हल्का रोशनी प्राप्त होता है, ऐसा आप लोग देखे होइएगा। तो इसी से लगा सकते हैं कि इन क्षेत्रों में रोशनी यानी सूर्य का प्रकाश अधिक प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर गर्मी भी अधिक होती है, उष्मा भी अधिक होती है, जिस कारण से यहाँ पर अधिक गर्मी रहती है। और इन्हीं क्षेत्रों में मरुस्थल प्राप्त होने की भी संभावना रहती है, यानी अधिक गर्मी प्राप्त होती है। और अफ्रीका वाले क्षेत्र भी इन्हीं क्षेत्रों में आता है, जिस हम लोग जानते हैं कि अफ्रीका के लोग बहुत अधिक काले रहते हैं, उनका बाल भी नहीं रहता है, इस तरह की बात हम लोग जानते हैं या समझते हैं। तो भूमध्य रेखा पर समझ गए, यहाँ पर सबसे कम तापांतर होता है। तापांतर का मतलब तापमान भी नियत रहती है, यानी अधिक गर्मी, ठंडा भी नहीं रहता है, अधिक गर्मी रहता है। हम लोग की अपेक्षा इंडिया में जून जुलाई में, भारत देश में दिल्ली क्षेत्रों में, दिल्ली वाले क्षेत्र में या उत्तर प्रदेश या बिहार वाले क्षेत्रों में कह लीजिए तो जून जुलाई में जो गर्मी का स्तर है वो काफ़ी हद तक ऊपर चला जाता है, 42 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, जबकि इन क्षेत्रों में कहीं इससे अधिक टेम्परेचर रहता है। इन क्षेत्रों में कहीं इनसे हम लोगों से अधिक टेम्परेचर रहता है। यहाँ तक विषुवत रेखा का जो भी है मैंने आपको बता दिया। यह 6 क्लास के बेसिस पर है, यह 6 क्लास के बेसिस पर है और यहीं से भूमध्य रेखा का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे के क्लास में जैसे जैसे जाइएगा इसके बारे में और अधिक जानिएगा। यहाँ पर हम 6 बेसिस पर भूमध्य रेखा को समझा है, इसे इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। और यहीं तक, यानी हम जो भी लिखे हैं इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे समझ लीजिएगा। यहीं से आपका किसी भी एग्जाम में, एसएससी हो, आरआरबी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, इन सब में यहीं से विषुवत रेखा से पूछा जाता है। और याद रखने वाली इनमें ये चीज़ है और ये चीज़, और कंसेप्ट में ध्यान रखने की आवश्यकता ये है कि इक्वेटर धरती को 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है, जिसकी आवश्यकता हमें आगे की क्लास में होगी।
तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ आप समझे होंगे, और कृपया प्लीज़ एक सब्सक्राइब और लाइक निश्चित कर दीजिएगा।